दोस्तों, पिछले कुछ सालों में मैंने कई देशों की किस्मत को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक सही फैसला किसी मुल्क को अर्श पर ले जाता है और कैसे एक गलत फैसला उसे फर्श पर पटक देता है। लेकिन आज जो ढाका की गलियों और बीजरा के सन्नाटे में महसूस हो रहा है, वो मैंने दशकों में पहले कभी नहीं देखा। दुनिया जिस शख्स को नोबेल शांति पुरस्कार के मंच पर मुस्कुराते हुए देखती रही, आज उसी शख्स मोहम्मद यूनुस के फैसलों ने अपने ही मुल्क की जनता के घरों की बत्तियां गुल करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि काम रुक गया है। खबर यह है कि एक पूरे देश का गौरव, उसकी ऊर्जा क्रांति का सबसे बड़ा स्तंभ रूप पुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आज राजनीतिक अहंकार की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था का पोस्टर बॉय कहते थे, आज वहां की ऊर्जा क्रांति, वहां का सबसे बड़ा सपना रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अधर में लटका हुआ है। न ये पूरा हो पा रहा है, न इसे छोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये बांग्लादेश की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य था। लेकिन आज ये नाम बांग्लादेश के लिए एक डरावना सपना बन चुका है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे एक नेतृत्व की कूटनीतिक नासमझी ने एक पूरे राष्ट्र की रोशनी दांव पर लगा दी। दोस्तों, खबरें अब बिल्कुल साफ हैं। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर काम पूरी तरह ठप हो चुका है और यकीन मानिए, यह काम किसी तकनीकी खराबी या बजट की कमी से नहीं रुका। यह काम रुका है भरोसे की कमी से। वहां काम करने वाले भारतीय इंजीनियरों, तकनीशियनों और विशेषज्ञों ने साफ कह दिया है, अब और नहीं। जब एक पेशेवर को अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी न मिले, जब उसे लगने लगे कि उसकी पहचान ही उसके लिए खतरा बन गई है, तो दुनिया का कोई भी वेतन उसे वहां रोक नहीं सकता। सवाल अब यह नहीं है कि काम क्यों रुका। असल सवाल तो यह है कि यह नौबत आई कैसे, किसकी गलती से करोड़ों डॉलर का यह प्रोजेक्ट एक खंडहर में तब्दील होने की कगार पर पहुंच गया। दोस्तों, सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पास दो स्पष्ट रास्ते थे। पहला रास्ता था ठंडे दिमाग से काम लेना, एक मैच्योर देश की तरह पड़ोसियों के साथ रिश्तों को संभालना, भारत, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाना। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, टकराव का रास्ता, अहंकार का रास्ता और कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर लिया गया। वह रास्ता आज उन्हें उस मुहाने पर ले आया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला है। जरा सोचिए, भारत के साथ बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ एक सीमा का नहीं है। यह व्यापार, बिजली, ट्रांजिट, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर ट्रस्ट यानी भरोसे का रिश्ता है। रूस, जिसने इस न्यूक्लियर सपने में अरबों डॉलर का निवेश किया। ऑस्ट्रेलिया, जो बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर की रीढ़ है। नई सरकार ने इन तीनों को एक एक करके नाराज करना शुरू कर दिया। बिना किसी दूरदर्शिता के कट्टरपंथी दबाव में आकर भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी की गई। चिकन नेक कॉरिडोर को ब्लॉक करने की बचकानी धमकियां दी गईं। हिल्सा मछली के निर्यात पर पाबंदी लगाकर अपनी ही अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई गई और फिर पश्चिम बंगाल के हिस्सों पर बेहुदा दावे किए गए। कूटनीति का एक बुनियादी नियम है, जिस देश के कंधे पर पैर रखकर आप खड़े हुए हैं, उसी के कंधे पर पैर रखकर छलांग नहीं लगाई जाती, क्योंकि अगर वह कंधा हट गया तो गिरना तय है। दोस्तों, बांग्लादेश की नई सत्ता ने वही गलती की जो इतिहास में कई देशों ने की है। एक तरफ भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को नीचा दिखाने की कोशिश और दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने की बेताबी। खबरें यहां तक आईं कि पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर सहयोग की बातें हो रही हैं। भारत की सीमा के ठीक पास परमाणु महत्वाकांक्षाएं पालना। क्या यह मजाक नहीं है? जो देश खुद IMF की आर्थिक ऑक्सीजन पर टिका है, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, वह किसी दूसरे देश को स्थिरता क्या देगा? इसे कूटनीति नहीं, इसे राजनीतिक आत्मघात कहते हैं और इस आत्मघात का नतीजा आने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, चलिए जरा नक्शे पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल के ठीक पूर्व में पद्मा नदी के किनारे बसा है रूपपुर। यही वह जगह थी जिसे बांग्लादेश ऊर्जा का भविष्य कहता था। यहां दिन रात मशीनें गरजती थीं, हजारों वर्कर पसीना बहाते थे। क्यों था यह प्रोजेक्ट इतना अहम? बांग्लादेश में बिजली की मांग किसी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। वहां की हजारों टेक्सटाइल फैक्ट्रियां जो पूरी दुनिया को कपड़े सप्लाई करती हैं, उन्हें 24 घंटे बिजली चाहिए। यही फैक्ट्रियां बांग्लादेश के लिए विदेशी मुद्रा लाती हैं।
लेकिन बिजली की कमी हमेशा से एक कमजोर कड़ी रही। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए पिछली सरकार ने रूस के साथ मिलकर $13 बिलियन का एक विशाल दांव खेला था। रूस ने पैसा लगाया और भारत की कंपनियों ने न केवल रिएक्टर के निर्माण में मदद की, बल्कि पूरे देश में ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाने का जिम्मा लिया। याद रखिए, न्यूक्लियर प्लांट बनाना ईंट और सीमेंट का खेल नहीं है। ढाका से 160 किलोमीटर दूर पैदा होने वाली बिजली को सुरक्षित तरीके से ग्रिड तक पहुंचाना एक उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग का काम है, जो भारतीय विशेषों के बिना लगभग असंभव है। लक्ष्य था 2025 तक 2400 मेगावाट बिजली पैदा करना, यानी देश की कुल जरूरत का 20%। लेकिन फिर आया सत्ता परिवर्तन और उसके साथ आया राजनीतिक अहंकार। पहले बाढ़ ने काम रोका और जब हालात सामान्य हुए तो भारतीय वर्कर्स ने लौटने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं चलते। जब सड़कों पर रोज भारत विरोधी नारे लगें, जब धमकियों का माहौल बनाया जाए, तो कोई भी प्रोफेशनल अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? नतीजा, भारतीय कंपनियों ने साइट छोड़ी, वर्कर्स वापस लौटे और बांग्लादेश के हाथ में रह गया एक अधूरा ढांचा और अरबों डॉलर का विदेशी कर्ज। अब अगर यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो रूस अपना पैसा मांगेगा या फिर प्रोजेक्ट का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा। $13 बिलियन का बोझ, रुकी हुई बिजली और एक नाराज पड़ोसी, ये सिर्फ संकट नहीं है, ये एक मल्टी डायमेंशनल डिजास्टर है। दोस्तों, आज ढाका से लेकर चटगांव तक एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत को नाराज क्यों किया? किस भरोसे पर हम चीन और पाकिस्तान की तरफ भागे? हकीकत यह है कि चीन सिर्फ बयान दे सकता है, पाकिस्तान सिर्फ खोखले सपने दिखा सकता है, लेकिन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसे मेंटेन करना और सुरक्षा मानकों को पूरा करना, इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है। भारत न शोर मचाता है, न धमकी देता है। भारत बस अपना हाथ पीछे खींच लेता है, और जब भारत हाथ खींचता है तो सामने वाले को अपनी औकात और अपनी हकीकत का अंदाजा खुद ब खुद हो जाता है। आज रूपपुर वही सबक बन चुका है। ढाका के ऊर्जा मंत्रालय के भीतर आज बैठकों का दौर जारी है, फाइलों के पन्ने पलटे जा रहे हैं, लेकिन हर मीटिंग का निष्कर्ष एक ही है, भारत के बिना यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब फैक्ट्रियां बिजली के बिना बंद होंगी तो नौकरियां कौन देगा? जब विदेशी निवेशक भागेंगे तो गिरती हुई अर्थव्यवस्था को कौन बचाएगा? बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर, जो वैश्विक बाजार में उनकी पहचान है, आज सरकार से जवाब मांग रहा है। बड़े कारोबारी कैमरे के सामने तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बंद कमरों में उनकी आवाज भारी है। वे पूछ रहे हैं कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर हमें क्या मिला? क्या चीन ने मुफ्त बिजली दी? क्या पाकिस्तान ने हमारे उद्योग चलाए? इन सवालों का सन्नाटा बहुत गहरा है। दोस्तों, रूपपुर आज सिर्फ एक अधूरा प्लांट नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन तमाम मुल्कों के लिए जो ये सोचते हैं कि भारत की दोस्ती और उसके सहयोग को हल्के में लिया जा सकता है। इतिहास गवाह है, श्रीलंका ने भी यही गलती की थी और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। आज बांग्लादेश उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले चंद महीने तय करेंगे कि रूपपुर की इन चिमनियों से रोशनी निकलेगी या ये राजनीतिक अहंकार के स्मारक बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को एक बार फिर बड़ा दिल दिखाकर मदद के लिए आगे आना चाहिए, या फिर भारत को तब तक चुप रहना चाहिए जब तक कि पड़ोसी देश को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास न हो जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।